7 फरवरी 2021 उत्तराखंड के पहाड़ों से पानी का ऐसा ज़लज़ला आया जो अपने साथ सब कुछ बहा कर ले गया। उसके रास्ते में आने वाली हर चीज तबाह और बर्बाद हो गई थी और इंसान तो तिनके की तरह बहते चले गए थे। सरकार ने इसे प्राकृतिक आपदा कहकर अपना पल्ला झाड़ लिया, लेकिन क्या यह आपदा सचमुच प्राकृतिक थी? कहीं आपदा इंसानों के द्वारा बनाई गई तो नहीं थी? आखिर इतनी कड़कड़ाती ठंड के बावजूद ग्लेशियर कैसे टूट गया, और क्यों जिस जगह को प्रकृति ने स्वर्ग की तरह सजाया था आज वही प्रकृति के क्रोध का शिकार हो रहा है? अगर आप इन सवालों के जवाब जानना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। उत्तराखंड एक ऐसी जगह जिसे भगवान ने खुद अपने हाथों से सजाया है। ऊंचे ऊंचे पहाड़, खूबसूरत वादियां, कलकल करते झरने और पहाड़ों से उतरती खूबसूरत नदियां, एकदम स्वर्ग की तरह। लेकिन आजकल यह जगह अपनी खूबसूरती से ज्यादा यहाँ होने वाले हादसों की वजह से चर्चा में बनी हुई है। फिर चाहे वो 2013 में आई बाढ़ या बादल फटने की एक के बाद एक 5 घटनाएं, या फिर लैंडस्लाइड्स, या पिछले साल ग्लेशियर फटने की वजह से आने वाली आफत, कौन भूल सकता है वो भयानक सुनामी? आइए एक बार फिर से उस मंजर को याद करते हैं और उसके पीछे के कारणों को टटोलने की कोशिश करते हैं। पिछले साल 7 फरवरी को चमोली के रैनी गांव के लोग अचानक एक तेज आवाज सुनकर चौंक गए। ऐसा लगा जैसे कोई बम फट गया और फिर उन्होंने उस आफत को आते देखा जिसने एक पल में उनका सब कुछ तबाह कर दिया। पहाड़ों की चोटी से ऋषिगंगा नदी धूल और मिट्टी का कहर लेकर तेजी से नीचे आ रही थी। जोशीमठ मलारी हाईवे पर बनाया गया ब्रिज, इस बॉर्डर से होकर ही हमारी सेना तिब्बत बॉर्डर पहुंच पाती थी। इसके बाद ऋषिगंगा अपने पूरे वेग के साथ धौली गंगा से मिल गई और पानी ने अब और ज्यादा रौद्र रूप ले लिया। पानी तेजी से अपने रास्ते में आने वाली हर रुकावट को नस्तनाबूद करते हुए तपोवन तक पहुंच गया। तपोवन में एनटीपीसी के 520 मेगावाट के तपोवन विष्णुगढ़ प्रोजेक्ट में कई मजदूर भी काम कर रहे थे। वो अपने ऊपर मंडरा रहे खतरे से पूरी तरह अनजान थे। कई मजदूर तो सुरंग के अंदर ही थे। पानी की तेज बहाव ने उन्हें वहां से निकलने का भी मौका नहीं दिया। इस घटना में 200 से ज्यादा लोग मारे गए थे, जिसमें से 150 से ज्यादा वो वर्कर थे जो उस वक्त वहां काम कर रहे थे। दोस्तों, इस घटना के बाद क्या हुआ ये तो आप जानते ही हैं, लेकिन यह बाढ़ आखिर आई कैसे, ये जानना भी हम सबके लिए बेहद जरूरी है। इस घटना की शुरुआत होती है रोंथी पीक से, जो कि जमीन से 6 किलोमीटर की ऊंचाई पर है। यहाँ एक ग्लेशियर अचानक से टूट गया था जो 180 मीटर मोटा और 500 मीटर चौड़ा था। ग्लेशियर का एक हिस्सा टूटकर नीचे नदी में गिरा, जिसकी वजह से 2.7 क्यूबिक मीटर पानी और मलबा तेजी से नीचे आने लगे, और वो भी बस 1 मिनट में हो गया सब कुछ, जिसने ऋषिगंगा को काल का दूत बना दिया। रिसर्च टीम के मुताबिक ये घटना रॉक मॉस फ्लेयर यानी कि चट्टान का फिसलना और रोंथी ग्लेशियर इलाके में एक हैंगिंग ग्लेशियर का नतीजा है। हैंगिंग ग्लेशियर ऐसा ग्लेशियर होता है जो एक चट्टान के बीच में रुक जाता है। घटना का बेस 2 चोटियां रोटी और मुर्गथुनी के पास था। शायद पहाड़ की चोटी किसी प्राकृतिक आपदा के कारण नीचे ग्लेशियर पर गिरी, जो कि समुद्र तल से करीब 5600 मीटर की ऊंचाई पर था। इससे ग्लेशियर के टुकड़े टुकड़े हो गए और चट्टान के मलबे के साथ मिल गए। इसके बाद चट्टान और बर्फ का वो मिश्रण 37 डिग्री वाली तेज ढलान से 3 किलोमीटर तक नीचे आता रहा और फिर करीब 3600 मीटर की ऊंचाई पर रोंथी गधेरा धारा से टकराया। बाढ़ से 3 दिन पहले तक मौसम साफ था। इससे बर्फ के जमने और पिघलने का सिलसिला चलता रहा और फिर स्लोप फेलियर हुआ। मतलब चट्टान और बर्फ का जो मिक्सचर जमा हो गया था वो पिघला और उस इलाके को चीरता हुआ तपोवन घाटी की तरफ बढ़ गया। इसमें चट्टाने, पानी और बर्फ थी। चूंकि ये काफी भारी था इसलिए और हीट जनरेट हुई, जिससे बर्फ और पिघली। सैलाब का आकार बढ़ता चला गया, लेकिन अभी भी एक सवाल का जवाब जानना बाकी था कि आखिर पहाड़ की चोटी टूटी तो टूटी कैसे? इस बारे में रिसर्चर्स कहते हैं कि शायद जिस जगह जहां से चट्टान टूटी वो एक वीक जोन बन गया था, लेकिन ये घटना कई सालों में होती है। यह अचानक होने वाली घटना नहीं है। जैसे बादल फटना या 2013 केदारनाथ त्रासदी के समय हुआ था। इस घटना को होने में कई दशक लगते हैं, लेकिन अब यह जरूरी हो गया है कि देश के सभी ग्लेशियर्स की लगातार मॉनिटरिंग की जाए, क्योंकि आजकल ग्लेशियर्स काफी तेजी से पिघल रहे हैं, जिसकी वजह से नदियों और समुद्र का जलस्तर बढ़ रहा है। लेकिन इससे भी बड़ी चिंता का विषय उत्तराखंड में गंगा नदी पर बन रहे डैम्स, बांध। पर्यावरण विशेषज्ञ इन बांधों को वाटर बॉम्ब भी कहने लगे हैं और चमोली हादसे के बाद इस विषय पर चर्चा और भी ज्यादा जरूरी हो चली है। विशेषज्ञों को डर है कि अगर हिमालय के ऊपरी क्षेत्र में इसी तरीके से हलचल चलती रहे तो वक्त दूर नहीं जब उत्तराखंड का अस्तित्व ही समाप्त हो सकता है। उत्तराखंड में कुल मिलाकर 13 जिले हैं। इन सभी 13 जिलों से दर्जनों नदियां बहकर मैदानी इलाकों में जाती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि 13 में से 11 जिलों से होकर बहने वाली 12 प्रमुख नदियां, इन नदियों पर छोटे और बड़े लगभग 32 से ज्यादा बांध और विद्युत परियोजनाएं, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट बना दिए हैं, और ये सभी बम की तरह उत्तराखंड की धरती पर कभी भी फटने के लिए तैयार बैठे हैं। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि उत्तराखंड में आने वाली आपदाओं के लिए प्रकृति से ज्यादा हम जिम्मेदार हैं, और इसी खतरे की आहट सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंच गई थी। इसीलिए
कोर्ट ने यहां गंगा नदी पर बनने वाले 24 पावर प्रोजेक्ट्स पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी थी। सरकार भी इस बात को लेकर अपनी चिंता जाहिर कर चुकी है, लेकिन हम इंसानों का लालच इतना बढ़ चुका है कि हम जानकर भी अनजान बने हुए रहते हैं। और आज भी यहाँ कई प्रोजेक्ट्स पर लगातार काम चल रहा है। बड़े बड़े पहाड़ काटकर सुरंगें बनाई जा रही हैं, जंगल काटे जा रहे हैं, बड़ी बड़ी इमारतें खड़ी की जा रही हैं और इसके परिणाम अब हमें दिखने लगे हैं। एक रिसर्च में ये भी बात सामने आई है कि 1975 से लेकर 1990 तक हर साल 0.25 मीटर तक ग्लेशियर्स पिघलते थे, लेकिन सन 1990 के बाद ये दर 2 गुनी यानी कि 0.5 मीटर तक हो चुकी है। इसके अलावा इन ग्लेशियर्स पर औसत तापमान भी हर साल बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से इनके पिघलने की दर हर साल बढ़ती जा रही है। इसे हम एक आने वाले बहुत बड़े खतरे का सायरन भी कह सकते हैं। दोस्तों, तापमान में होने वाली बढ़ोतरी क्लाइमेट चेंज की वजह से, और क्लाइमेट चेंज का सबसे बड़ा कारण है ग्लोबल वार्मिंग, और ग्लोबल वार्मिंग के पीछे की सबसे बड़ी वजह है कार्बन एमिशन। और कार्बन एमिशन की वजह है हम इंसान, वाहनों से निकलने वाला धुआं और एसी, फ्रिज, कारखाने, ये सब कार्बन एमिशन के प्रमुख कारण हैं। तो कुल मिलाकर इस पूरी समस्या के पीछे जो मेन विलन है वो है हम खुद, इंसान। अगर सिर्फ चमोली की बात करें तो यहाँ 1980 से लेकर अभी तक 8 लाख हेक्टेयर से अधिक जंगलों को काटा जा चुका है, जिसकी वजह से प्रदूषण की मात्रा वहां बढ़ गई है। ये सब सिर्फ विकास के नाम पर किया जा रहा है, लेकिन ऐसे विकास का क्या फायदा जहां जान की सुरक्षा की गारंटी ही ना हो। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि विकास के नाम पर प्रकृति के साथ खिलवाड़ कितना जायज है, और क्या आपको ऐसा विकास चाहिए? हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए ताकि वो भी इस मुद्दे पर अपनी राय रख सके। दोस्तों, ये हमारी धरती है और उत्तराखंड को तो देवभूमि कहा जाता है। ऐसे में क्या इस देवभूमि को सुरक्षित रखना हम सबकी जिम्मेदारी नहीं? हमें अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में लिखें। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हमारे अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो फिर मिलते हैं एक और दिलचस्प वीडियो में। तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।